नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर की राजधानी इंफाल में कर्फ्यू जारी, सेनापति जिले में भी फैली हिंसा। मुख्यमंत्री ओक्रामी बोबी की सभी समुदायों से शांति की अपील। तीस दिसंबर से पहले 5,000 से ज्यादा नकदी जमा कराने में देरी पर बैंक अधिकारी करेंगे पूछताछ। आरबीआई की कड़ी शर्तें लागू, पूछताछ से बचने के लिए एक बार में ही पुराने नोट जमा करने की सलाह। फरवरी के आखिर तक नकदी संकट में सुधार की उम्मीद, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा। खातों में संदिग्ध लेन देन पर ईडी ने 100 सहकारी बैंकों से मांगा ब्यौरा। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे चरण में कांग्रेस को 122 सीटों पर जीत, बीजेपी को 116 सीटें। चंडीगढ़ में 26 वार्डों के लिए वोटों की गिनती शुरू। तुर्की में रूसी राजदूत की गोली मारकर हत्या, एर्दोआन और पुतिन ने कहा द्विपक्षीय रिश्ते बिगाड़ने का मकसद नहीं होगा पूरा। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समेत कई देशों ने की निंदा। रविवार को हुई हिंसक झड़पों और आगजनी के बाद लगातार तीसरे दिन भी मणिपुर में तनाव बना हुआ है। सोमवार को सेनापति जिले में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने 2 गाड़ियों को आग भी लगा दी। ये लोग आर्थिक नाकेबंदी और सुरक्षा बलों पर हमले का विरोध कर रहे हैं। इसके चलते राजधानी इंफाल समेत राज्य के कई जिलों में हालात तनावपूर्ण हैं। रविवार को हुई हिंसा में 22 गाड़ियों को आग लगा दी गई थी और कई स्थानों पर तोड़फोड़ की गई थी। हालात को काबू में करने के लिए पूर्वी इंफाल में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं 25 दिसंबर तक बंद कर दी गई हैं। दरअसल यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 1 नवंबर से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिश्चितकाल के लिए आर्थिक नाकेबंदी की हुई है, जिसके चलते लोगों को जरूरी सामानों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा कर्मियों पर बढ़ते आतंकी हमलों के चलते भी लोगों में खासी नाराजगी है। वहीं मुख्यमंत्री ओक्रामी बोबी ने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अगर आप पुराने नोटों पर सवाल जवाब से बचना चाहते हैं तो 30 दिसंबर तक एक ही बार में पैसे जमा करा दीजिए। वित्त मंत्री के मुताबिक ऐसे लोगों को बैंकों में कोई परेशानी नहीं होगी जो अपने खाते में सिर्फ एक बार में ही पुराने नोट जमा कराएंगे। सरकार ने डिजिटल पेमेंट से व्यापार करने वालों को टैक्स में 2% छूट की भी घोषणा की है। पुराने नोटों पर आरबीआई के नए दिशा निर्देशों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है कि पुराने नोटों को एकमुश्त बैंकों में जमा कराने पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर 30 दिसंबर तक कोई व्यक्ति अपने खाते में कई किश्तों में पैसा जमा कराएगा तो उससे बैंक अधिकारी सवाल जवाब कर सकते हैं। के पास जितनी पुरानी करेंसी है वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोज रोज बार बार जाता है, उसको डिस्करेज करने का यह प्रयास है कि क्योंकि अब तो कोई पुरानी करेंसी उपलब्ध करने का कोई साधन नहीं। वित्त मंत्री का कहना है कि बैंकों में संदिग्ध लेन देन पर लगाम लगाने और कतार कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री ने सालाना 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को कुछ नई छूट देने का भी ऐलान किया है। इसके तहत डिजिटल पेमेंट लेन देन पर उन्हें अब 8 की जगह 6% टैक्स देना होगा। इसके लिए 2017 के बजट में प्रावधान किया जाएगा। हालांकि नकद लेन देन पर 8% की दर से ही टैक्स लगेगा। व्यापारी व्यावसायिक डिजिटल या चेक बोर्ड से काम करेंगे तो उनको आमदनी कम मानी जाएगी और स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर टैक्स कम दिया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक अब तक कुल 13 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। पुराने नोट जमा करने के लिए अब महज 10 दिन का वक्त ही बचा है। ऐसे में नियमों को और कड़ा करते हुए आरबीआई ने कल नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इनके मुताबिक 30 दिसंबर तक अब लोग 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट सिर्फ एक बार ही में जमा करा सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा बार पैसे जमा कराने पर उनसे पैसों का स्रोत और उन्हें अभी तक ना जमा कराने की वजहों के बारे में पूछा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इससे पहले सोमवार को आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट सिर्फ एक बार में ही बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में रकम जमा कराने पर कोई बंदिश नहीं है। कांग्रेस ने इसे लोगों को परेशान करने वाला फैसला बताया है। रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा कराने पर कड़ी शर्तें लागू कर दी हैं। 5,000 से अधिक के पुराने नोट सिर्फ एक बार ही बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। ये रकम जमा कराने से पहले 2 बैंक अधिकारी पूछताछ करेंगे और ये जानेंगे कि इतने दिनों तक ये जमा क्यों नहीं कराए गए। अगर 5,000 रुपए से कम की रकम एक ही खाते में कई बार जमा कराई जाती है तो इसकी भी जांच होगी। इसके लिए केवाईसी खाता होना जरूरी है। गैर केवाईसी खाते में महज 50,000 रुपए जमा होंगे। कुछ आदमी हैं जो पैसे जमा करा रहे हैं अपनी लीगल मनी, लेकिन एक साथ नहीं जमा करा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास है तो आप एक साथ जमा करा दो ना, आप क्यों लंबी क्यों कर रहे हो। कांग्रेस ने इन शर्तों की आलोचना की है। उसका कहना है कि सरकार बार बार नियम बदलकर लोगों को परेशान कर रही है। 40 दिन में 125 नोटिफिकेशन, तो कहने का मतलब ये है कि 3 नोटिफिकेशन एक दिन पर। ये समझते क्या है? ये हिंदुस्तान के जनता के साथ एक मजाक है। अभी तक प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि आराम से करिए, दिसंबर 30 तक दिन है। अभी क्या डिक्टेटरल ट्रेंड है? जानकार भी इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार की उम्मीदें ये थी कि 14 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ आएगा, 4 लाख नहीं आएगा तो विंडफॉल गेन आएगा। रिजर्व बैंक का डाटा 10 दिसंबर का ये शो करता है कि वो विंडफॉल गेन नहीं आने वाला है। तो सरकार की ये आखिरी कोशिश है कि किसी तरह से रोका जाए कि पैसा बैंकिंग सिस्टम में जेन्युइन सोर्स वाला आए, दूसरा नहीं आए। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के वक्त सरकार ने पुराने नोट जमा कराने पर कोई बंदिश नहीं रखी थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अगले साल फरवरी के आखिर तक लोगों को नकदी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। एसबीआई के एक रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कुल बंद हुए नोटों का करीब 50% हिस्सा ही इस महीने के आखिर तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ पाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी के आखिर तक 75% हिस्से के वापस आने की उम्मीद है। ऐसे में हालात के सामान्य होने में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक नए नोटों की छपाई का काम काफी तेजी से चल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे कृषि आधारित राज्यों को नकदी संकट का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में सहकारी बैंकों की करीब 100 शाखाओं से निष्क्रिय पड़े खातों का ब्यौरा मांगा है। निदेशालय ने संदिग्ध लेन देन के बारे में भी विस्तार से जानकारी मांगी है। दरअसल ईडी को कुछ शाखाओं में बड़े पैमाने पर पुराने नोटों के संदिग्ध लेन देन का पता चला था, जिसके बाद निदेशालय ने फेमा और हवाला कानून के तहत इन मामलों की जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा मिलने के बाद अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो खातादारों और लेन देन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोटबंदी पर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर का कहना है कि डिजिटल पेमेंट से कानूनी पेचीदगियों को बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि जजों और वकीलों को डिजिटल दुनिया की बदलती चुनौतियों पर बारीक नजर रखनी होगी, क्योंकि ऐसे में धोखाधड़ी समेत कई तरह के नए मामले सामने आएंगे, जिनके कानूनी पहलुओं को देखकर उन पर फैसला देना होगा। नोटबंदी से परेशान नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से भी झटका लगा है। सरकार ने 2016-17 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर बीते साल से कम कर दी है। अब मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए इन जमाओं पर 8.65% ब्याज दर होगी। 2015-16 में ये ब्याज दर 8.8% थी। बेंगलुरु में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने 2015-16 में भी ब्याज दर को 8.8% से घटाकर 8.7% करने का फैसला किया था, लेकिन श्रमिक संघों के कड़े विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा था। ईपीएफओ को मौजूदा वित्त वर्ष में 39,084 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। ब्याज दर में कटौती से 15 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। देश में नोटबंदी के बाद अब एएसआई भी पर्यटकों को कैशलेस टिकट की सुविधा मुहैया करा रहा है। एएसआई के मुताबिक अगले 6 महीने में सभी स्मारकों के लिए कैशलेस टिकट मिलेंगे और इसके लिए स्वाइप मशीनें और पीओएस लगाने का काम तेजी से चल रहा है। विदेशी पर्यटकों के इंटरनेशनल कार्ड भी जल्दी सभी जगह स्वीकार किए जाएंगे।
नोटबंदी से सैलानियों को हो रही दिक्कतें खत्म करने के लिए सरकार ने दिल्ली के लाल किले समेत एएसआई संरक्षित कई स्मारकों में कैशलेस टिकट की सुविधा मुहैया कराई है। इस व्यवस्था से सैलानी खुश तो हैं, लेकिन नकदी की कमी अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। Sometimes I have to wait a lot of time in the queues for ATMs, but yeah, it's fine. Just getting used to it. Cash from the airport, it was difficult because we just can change, I think that 60 euros, yeah, in euros. I don't know in dollar, yeah. And it's not enough to change because just 60 euros per week is not enough. हालांकि कुछ इंटरनेशनल कार्ड के काम नहीं करने से सैलानियों को मायूस होना पड़ रहा है। एएसआई के मुताबिक देश के सभी 116 संरक्षित स्मारकों और विश्व विरासत स्थलों में 6 माह के भीतर पीओएस और स्वाइप मशीनें लगा दी जाएंगी। साथ ही इंटरनेशनल कार्ड की स्वीकार्यता भी बढ़ाई जाएगी। कैशलेस तो मशीन तो अभी ले रहे हैं हम सब जगह, सारे मॉन्यूमेंट पर जो टिकटेड मॉन्यूमेंट हैं उनमें सभी जगह जो है मशीन्स लग जाएंगे, लेकिन ये फेज वाइज कर रहे हैं क्योंकि एक साथ तो कर नहीं सकते हैं, फेज वाइज जो है, और उसमें सारा सिस्टम जो है दोनों ऑनलाइन भी होगा और ये जो आपके ऑन मॉन्यूमेंट पे जो जाते हैं उनके लिए भी कैशलेस जो है जितने भी आपका सिस्टम रहेगा पूरा जो है स्वाइप मशीन लग जाएंगे, उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड्स हैं सारे एक्सेप्ट होंगे। फिलहाल दिल्ली के लाल किले और कुतुब मीनार में ही ये कैशलेस टिकट की सुविधा है। इसके अलावा आगरे के किले, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी और कर्नाटक के हम्पी में कैशलेस टिकट लिए जा सकते हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल कानपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बेईमानों को बचाने के लिए विरोधी दल एकजुट हो गए हैं। कानपुर में परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर विपक्षी पार्टियां रहीं। नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी है, लेकिन विपक्षी दल उन्हें बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद नहीं चलने के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी, इससे वो भाग रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में बैठे लोग ही अपराधियों को शह दे रहे हैं। सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को शह दे रहे हैं भाइयों, तो सामान्य मानवी जाएगा कहां? उसका मकान छीन ले, उसकी जमीन छीन ले, वो जाएगा कहां? भाइयों बहनों, जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे, ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने रैली से पहले प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर जौनपुर में कल रैली करके कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के औचित्य पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन खरीदने पर बीजेपी से हिसाब मांगा। राहुल गांधी का कहना है कि अमीरों की कर्ज माफी के लिए गरीबों के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही लोगों को जबरन डिजिटल भुगतान के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर जौनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर इस फैसले के जरिए देश के कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। 8 नवंबर का जो निर्णय था वो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था और ना काले धन के खिलाफ था। वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के 99% लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ था, हिंदुस्तान के मजदूरों के खिलाफ था। किसानों की समस्या को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, कर्ज माफी के मसले को उठाने के बावजूद प्रधानमंत्री की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला। मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा, आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। सवाल का जवाब नहीं दिया।
उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। मजदूरों के बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष का कहना है कि नोटबंदी से अलग अलग इलाकों के स्थानीय उद्योगों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद, कानपुर और मिर्जापुर में स्थानीय उद्योग तबाह हो गए हैं। डिजिटल भुगतान की समस्याओं को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। खबरें लगातार जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के तीसरे दौर के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। कल आए नतीजों में कांग्रेस ने 122 सीटों पर कब्जा किया तो एनसीपी को 78 सीटें हासिल हुई। वहीं पिछले 2 दौर में बढ़त लेकर चल रही बीजेपी को 116 सीटों से संतोष करना पड़ा। नगर अध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी को 8-8 पद हासिल हुए हैं, जबकि एनसीपी 1 सीट पर ही जीत पाई। तीनों दौर के चुनाव के नतीजों में बीजेपी अब तक 1061 सीटें लेकर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 894 सीटें हासिल करके दूसरे स्थान पर है। एनसीपी को 786 और शिवसेना को 598 सीटें मिली हैं। रविवार को महाराष्ट्र के 4 जिलों औरंगाबाद, नांदेड़, भंडारा और गढ़चिरौली जिलों में तीसरे दौर के लिए वोट डाले गए थे। चौथे और आखिरी दौर का चुनाव 8 जनवरी को होगा। वहीं चंडीगढ़ स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतों की गिनती शुरू हो गई है। 26 वार्डों के लिए रविवार को मतदान हुआ था। बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कल बुंदेलखंड सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा ने धरना दिया। उन्होंने बरसों से पिछड़े बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की मांग की। नागरिक संघर्ष मोर्चे ने डॉक्टर हरि सिंह गौर और मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की वकालत भी की। धरने में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। जस्टिस जेएस खेहर देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है और इस बारे में जल्दी अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने पिछले दिनों जस्टिस जेएस खेहर को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की थी। 64 साल के जस्टिस खेहर 4 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे और करीब 8 महीने तक इस पद पर रहेंगे। उन्हें सितंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। ज्यादा आय होने के बावजूद रसोई गैस पर सब्सिडी लेने वालों की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। आयकर विभाग पेट्रोलियम और तेल मंत्रालय को ऐसे करदाताओं की सूची सौंपने वाला है जिनकी सालाना आय 10 लाख से ज्यादा है। इस ब्यौरे में इनके नामों के अलावा पैन नंबर, जन्मतिथि, पता, ईमेल आईडी, टेलीफोन और मोबाइल नंबर भी शामिल होंगे। नामों की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए विभाग और मंत्रालय के बीच सहमति पत्र पर भी दस्तखत होंगे। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप की सभी 6 कंपनियों से इस्तीफा दे दिया है। इन कंपनियों में इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स शामिल हैं। इन सभी कंपनियों की आज से विशेष आम बैठक शुरू होनी थी। सोमवार शाम जारी किए गए अपने बयान में मिस्त्री ने कहा कि वो सिस्टम को सुधारना चाहते थे, इस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मिस्त्री ने इस लड़ाई को बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने की बात कही है। टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री के इस्तीफे को टाटा सन्स ने एक सोची समझी रणनीति बताया है। टाटा सन्स के मुताबिक साइरस मिस्त्री ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादातर शेयरधारक उनका समर्थन नहीं करते हैं। ताजिकिस्तान के बाद अब भारत चीन की पश्चिमी सीमा से लगे किर्गिस्तान के साथ भी रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत दौरे पर आए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अल्मज़बेक
आतमबाएव के साथ आज इसी सिलसिले में दिल्ली में शिखर बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता में रक्षा और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। भारत दौरे पर रविवार को दिल्ली पहुंचे किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अतमबाएव का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शिखर वार्ता होगी। चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित किर्गिस्तान भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है, खास तौर पर जब चीन जानबूझकर भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत भी किर्गिस्तान के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। Kyrgyzstan is in the extended neighborhood, a fact which can be understood by the fact that the distance is not more than 1600 kilometers. So it may be perhaps closer than many of the cities within the country. The location itself is strategic. We know where it is located, with which countries it borders. So that also makes sure us have very solid relationship with them. 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई थी, जिसे पटरी पर लाने के लिए वो भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। खासकर मानव संसाधन विकास में भारत किर्गिस्तान के साथ सहयोग कर रहा है। भारत किर्गिस्तान के साथ पहाड़ी इलाकों में गश्त और बायोमेडिकल क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तुर्की में रूस के राजदूत एंड्रे कार्लोफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर तुर्की पुलिस का अधिकारी था और दंगा विरोधी बल में तैनात था। खबरों के मुताबिक वो सीरिया में चल रहे संघर्ष में रूस की कार्रवाई से नाराज था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। तुर्की और रूस समेत दुनिया भर के देशों ने इसकी निंदा की है। सीरिया में रूस की कार्रवाई तुर्की के एक पुलिस अधिकारी को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने रूस के राजदूत एंड्रे कार्लोफ पर एक कार्यक्रम के दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। राजधानी अंकारा में एक प्रदर्शनी के दौरान हुई इस घटना में रूसी राजदूत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक हमलावर की पहचान 22 साल के मेवलुत मेर्त एडिन टास के रूप में हुई है, जो अंकारा में दंगारोधी पुलिस का सदस्य था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बंदूकधारी को मार गिराया। रूसी राजदूत की हत्या की तुर्की समेत दुनिया भर में निंदा हो रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयप एर्दोआन ने तुरंत घटना के बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने कहा कि यह हमला दोनों देशों के संबंधों को खराब करने के मकसद से किया गया। Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye, Türk devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyor. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे उकसावे से प्रेरित हमला बताया। पुतिन ने कहा कि ये हमला तुर्की और रूस के बीच सामान्य हो रहे संबंधों और सीरिया की शांति प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने के लिए किया गया। Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии. वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि ऐसी कायराना हरकत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जबकि अमेरिका ने मामले की जांच में मदद की पेशकश की है। रूस सीरिया में चल रहे युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहा है। इसे लेकर तुर्की और रूस के बीच तनाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में क्रिसमस बाजार में ट्रक की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग जख्मी हुए हैं। ये बाजार पश्चिमी बर्लिन के चर्च के पास लगा था, जहां बड़ी तादाद में लोग थे। पुलिस ने हमले के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई है। वहीं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने घटना पर दुख जताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष से जूझ रहे सीरिया के अलेप्पो शहर में पर्यवेक्षक तैनात करने का फैसला किया है। कल फ्रांस की ओर से पेश एक प्रस्ताव पर हुए मतदान में सभी पक्षों ने सहमति जताई। ये पर्यवेक्षक अलेप्पो में बचाव अभियानों की निगरानी करने के अलावा शहर में फंसे नागरिकों से जुड़ी रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रस्ताव में सभी पक्षों से नागरिकों को बिना शर्त मानवीय और चिकित्सा मदद देने की मांग की गई है। इससे पहले सोमवार को पूर्वी अलेप्पो से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला गया। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। बात क्रिकेट की। चेन्नई टेस्ट में भारत ने इतिहास रच दिया है। करुण नायर के तिहरे शतक की बदौलत भारत ने टेस्ट मैचों में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।
भारत ने पहली पारी 7 विकेट पर 749 रन बनाकर घोषित कर दी। इस तरह भारत को पहली पारी में 282 रनों की बढ़त मिल गई है। चेन्नई में तीसरा टेस्ट खेल रहे करुण नायर ने इस चौके की मदद से 13 शतक पूरा किया। उनके 13 शतक ने टीम का स्कोर 759 पर पहुंचा दिया। ये टेस्ट की एक पारी में भारत का सबसे बड़ा स्कोर था। इसके साथ ही भारत ने पारी की घोषणा कर दी। इससे भारत को पहली पारी में 282 रनों की बढ़त हासिल हो गई है। 13 शतक बनाने वाले नायर देश के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा करने वाले वीरेंद्र सहवाग ने नायर को अपने ही अंदाज में ट्विटर पर बधाई दी। नायर दुनिया के तीसरे और भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिसने अपने पहले ही शतक को 13 शतक में बदल दिया। नायर ने 381 गेंदों पर 32 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 303 रनों की नाबाद पारी खेली। Far bigger achievement for me if I look back, but having said that, I think that innings was more taxing because I played a lot longer. I played over 2 days there, so I think, but still the Chennai heat, does get to you. So I think it's just amazing moment in my career. चेन्नई टेस्ट से पहले भारत का सर्वाधिक स्कोर 726 रन का था। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 759 रन का स्कोर अपना सबसे बड़ा स्कोर और क्रिकेट प्रेमियों के लिए जाहिर तौर पर यह बेहद खुशी की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल मतन शनासी किताब का विमोचन किया। ये किताब प्रोफेसर अब्दुल हक ने लिखी है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शोध के लिहाज से ये एक बेहतर किताब साबित हो सकती है। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। मतन शनासी रिसर्च के लिए भी बहुत ज़रूरी है और यानी हकीकत को रेस्टोर करने के लिए भी ज़रूरी है। किस कॉन्टेक्स्ट में क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए और किताबत में कहाँ ज़ेर से ज़बर हो गया, ज़बर से ज़ेर हो गया, तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है और वो काम जो कि प्रोफेसर साहब कर रहे हैं और मुल्क में कम से कमतर लोग कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कर्फ्यू जारी। सेनापति जिले में भी फैली हिंसा। मुख्यमंत्री ओकरामी बोबी की सभी समुदायों से शांति की अपील। तीस दिसंबर से पहले 5,000 से ज्यादा नकदी जमा कराने में देरी पर बैंक अधिकारी करेंगे पूछताछ। आरबीआई की कड़ी शर्तें लागू। वित्त मंत्री की पूछताछ से बचने के लिए एक बार में ही पुराने नोट जमा करने की सलाह। फरवरी के आखिर तक नकदी संकट में सुधार की उम्मीद। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा। खातों में संदिग्ध लेन देन पर ईडी ने 100 सहकारी बैंकों से मांगा ब्यौरा। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे चरण में कांग्रेस को 122 सीटों पर जीत। बीजेपी को 116 सीटें। चंडीगढ़ में 26 वार्डों के लिए वोटों की गिनती शुरू। तुर्की में रूसी राजदूत की गोली मारकर हत्या। एर्दोआन और पुतिन ने कहा द्विपक्षीय रिश्ते बिगाड़ने का मकसद नहीं होगा पूरा। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समेत कई देशों ने की निंदा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।